नमस्कार। एएनबी न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे स्कूलों की, क्योंकि स्कूल एक बार फिर से कोरोना की वजह से बंद हो रहे हैं। देश में कोरोना का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है और इसी खतरे को देखते हुए अलग अलग राज्यों की सरकारें एहतियातन कदम उठा रही हैं। देश भर के कई राज्यों में एहतियातन फिर से स्कूल बंद कर दिए गए हैं और हमने कल भी इस मुद्दे पर चर्चा की थी। एएनबी न्यूज़ ने इस मुद्दे को जब उठाया तो इस पर अनेकों लोगों ने अपनी राय जो है वो सोशल मीडिया पर रखी और कई अन्य जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले, क्योंकि लंबे समय के बाद दोबारा स्कूल खुले थे लेकिन कोरोना संक्रमण के डर से फिर से बंद होने लगे हैं। और पंजाब सरकार ने भी राज्य में बढ़ते कोविड-19 मामलों को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च तक सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है। और इसी के चलते अब विरोध भी किया जा रहा है। सरकारों पर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लग रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए रोहित त्यागी शिक्षक हैं और ऋचा सूद हैं, ये भी शिक्षक हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। ऋचा जी, कल भी आप चर्चा में जुड़ी थी हमारे साथ। जिस तरीके से हमने जो एक डिबेट किया, डिस्कशन किया, उसमें अब लोगों की जो है प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। साफ तौर पर लोगों में नाराज़गी देखने को मिल रही है, खासतौर पर शिक्षकों की अगर बात की जाए। निजी स्कूलों में जो पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनके ये कहा जा सकता है कि उनके गले पर तलवार लटकी हुई है बेरोजगारी की, उसको लेकर के उनमें काफी रोष और काफी डर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि 1 साल से जो स्कूल बंद है और कुछ सच्चे और कुछ झूठे पे उन्होंने फीस दी, कहीं नहीं। तो उस वजह से जो है बहुत सारे स्कूल अपने शिक्षकों को सैलरीज नहीं दे पाए। तो जब सैलरीज नहीं दे पाए तो उनका घर कैसे चलेगा, उनका जीवन यापन कैसे होगा। तो बहुत सारी असुविधाएं, बहुत सारी विडंबनाएं, बहुत बड़ा संघर्ष उन सबके सामने है। पेरेंट्स का हर चीज चल रही है, बाजार चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहे हैं, शादी चल रही है, घर की रिपेयर चल रही है, गाड़ी खरीदी जा रही है, घूमना फिरना चल रहा है, होटल में ठहरना चल रहा है, शादियां सब चल रही हैं, लेकिन सिर्फ एक स्कूल की फीस से ही शायद घर चलेगा, ऐसी परिस्थिति में लाकर के स्कूलों में पेरेंट्स ने खड़ा कर दिया। और सबसे अजीब बात यह है कि सक्षम पेरेंट्स जो हैं वो फीस नहीं दे रहे हैं, और जो छोटे वर्ग के लोग हैं, जो रोज की मजदूरी करके कमाने वाले लोग हैं, वो लोग फीस भर रहे हैं। कुछ ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि स्कूल की फीस देंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। शिक्षा के प्रति जो उदासीनता इस कोविड ने डेवलप कर दी है, और कुछ पेरेंट्स एसोसिएशन का भी इसमें योगदान जरूर है। लेकिन पेरेंट्स एसोसिएशन कभी ये नहीं सोच पाए कि अगर शिक्षा नहीं होगी तो कल क्या होगा। बिल्कुल। और अगर प्राइवेट स्कूल्स नहीं हो तो क्या सरकारी स्कूल वो शिक्षा दे पाएंगे। फीस को लेकर के बहुत सारी बातें सामने आती हैं। तो पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि अगर मुझे हवाई जहाज में सैर करनी है तो मैं हवाई जहाज की टिकट खरीदूंगा, और अगर मुझे रिक्शा में जाना है तो मैं रिक्शा में उसका किराया खर्चूंगा। तो पेरेंट्स उन स्कूलों का दरवाजा खटखटाते हैं जहां पर लाखों फीस होती है। तो वो क्यों नहीं रिक्शा वाले स्कूल में पढ़ लेते? जहां फीस ही नहीं है, सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ लेते? और सरकारी स्कूल के पास क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है जो इतने प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों को अपने पास संभालेंगे और पढ़ा लेंगे? तो ये सब चीजें सोचनी होंगी। ये केवल और केवल स्कूल को बंद करने से कोरोना ठीक नहीं होगा। और बहुत सारी रिसर्चेस ने ये भी कहा है कि बच्चों को कोरोना होगा ही नहीं, होगा भी तो जुकाम खांसी की तरह 1.5 से 2 दिन में ठीक हो जाए। और उसके साथ साथ आप वैक्सीन का देख लीजिए, वैक्सीन बच्चों के लिए बनी ही नहीं। तो ये कितनी कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं कि एक तरफ तो बच्चों के स्कूल बंद है, कोरोना हो जाएगा, दूसरी तरफ वैक्सीन ही नहीं है बच्चों के लिए। तो ऐसी सिचुएशंस
कहाँ तक एक शिक्षक झेलेगा, कहाँ तक एक स्कूल का मालिक झेलेगा। तो इन सब चीजों को सोचते हुए सरकार को सोचना चाहिए। शिक्षा का हनन हो रहा है, शिक्षा की हत्या हो रही है। तो अब शिक्षक भी आत्महत्या, जैसे किसान कभी आत्महत्या कर रहे थे, अब मुझे लगता है कि शिक्षक अपने आत्महत्या के ऊपर उतर आए। बिल्कुल, रोहित जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित जी, एक बड़ा सवाल अब मैडम ने उठाया है कि जिस तरीके से लगातार देश में किसान, गरीब और मजदूर लोग जो है वो आत्महत्या का एक कदम उठाते थे, क्या अब शिक्षक भी इसी तरफ मजबूर हो जाएंगे इस तरीके से आत्महत्या करने के लिए? चैनल वालों को नमस्कार करता हूं मैं जी। कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं वास्तव में इस मुद्दे पे पिछले 2 या 3 महीने से बोलना चाह रहा था, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, कोई बात नहीं मिली। तो मैं क्या कहता, आज प्लेटफॉर्म मिला है मुझे आपके चैनल के माध्यम से। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए आप ऋचा दीदी थी, इन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही कि साहब स्कूल खुलेंगे, स्कूल के लिए फीस भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, और बाकी सारे खर्चे चल रहे हैं लोगों के। बड़ी मोटी सी बात है। मैं एक संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। देखिए आप भी हैं और हम भी हैं, चैनल वाले भी हैं, सब कुछ लोग हैं। कोरोना ने सबको प्रभावित किया है, बिल्कुल, लेकिन किस स्तर पर प्रभावित किया, कितने प्रतिशत प्रभावित किया, ये अलग मैटर है। थोड़ा सा इसके डीप में जाने की आवश्यकता है। मैं स्कूल वाला हूँ, स्कूल का शिक्षक हूँ, वास्तव मानता हूँ। मेरी भी 2 बेटियां हैं, वो पढ़ती हैं। मैं 70% फीस जमा करा पाया अपने बच्चों की। तो मेरे एग्जाम हुए हैं लास्ट में आके। जिस स्कूल में प्रिंसिपल हूँ वो अलग स्कूल है, जिस स्कूल में जो मेरे बच्चे पढ़ते हैं वो अलग स्कूल है। तो वहाँ मैंने 70% फीस जमा कराई बच्चों की, तब मेरे फाइनल एग्जाम हुए हैं। और वो लोग कह रहे हैं कि साहब फाइनल कराइए और तब आपको बच्चों का रिजल्ट मिल पाएगा। कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं यहाँ भी देखता हूँ, लोकल में हूँ मैं। जरूरत है इस चीज को थोड़ा सा प्लेटफॉर्म पर लाने की और एक ऐसी व्यवस्था बनाने की। सर, मैं अपनी तरफ से कोई व्यवस्था की सफाई नहीं दूंगा। योगी सरकार को, केंद्र सरकार को मैं एक ऐसी व्यवस्था बनाने के लिए कहता हूं। आपके पास बहुत सारे IAS हैं, बहुत सारे IPS हैं, आप एक ऐसी व्यवस्था बनाइए ताकि जो अध्यापक हैं प्राइवेट सेशन के, जो अध्यापक हैं और जो बच्चे जिनके पढ़ते हैं वहाँ पे ऐसी गुणात्मक और अनौपातिक रूप से वो चीज को लेके आइए कि चीजें बनी रह जाएं कोरोना काल में, अभिभावक के रूप से भी, स्टाफ के रूप से भी, और हर प्रकार से। जी बिल्कुल रोहित जी, आपकी बात पूरी करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे और तमाम बातें जो हैं वो इस मुद्दे पर करेंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਕੋਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ पंजाब सरकार। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे जिस तरीके से स्कूल एक बार फिर से कोरोना की वजह से बंद किए जा रहे हैं और उसका अब विरोध हो रहा है, इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। रोहित जी हमारे साथ बने हुए हैं, ऋचा सूद हमारे साथ बनी हुई हैं। लगातार दोनों मेहमानों से हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जो टीचर्स जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं उनका क्या कुछ कहना है वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। बहुत ਵੱਡੀ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਕੂਲ ਵੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ 4 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੀਕਣਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ
ਸਾਧਨ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦ ਕਰੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੈਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੋਡ ਜੋ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਘੇਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ तो जिस तरीके से लगातार अलग अलग जगह पर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हम उनकी प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना रहे हैं। और रोहित जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, ऋचा जी हैं वो भी लगातार बनी हुई हैं, दोनों शिक्षक हैं और अपने विचार रख रहे हैं। रोहित जी, आप ब्रेक से पहले कुछ कह रहे थे, वो बात भी कह लीजिएगा। लेकिन ये वाकई ये वो दर्द है लोगों का जो हमने अभी सुनवाने की कोशिश की लोगों को, कि जिस तरीके से पिछले 1 साल की अगर बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स और स्कूलों से जुड़े हुए लोग, वो सिर्फ शिक्षक ही नहीं बल्कि कर्मचारी या फिर जो गाड़ियों के ड्राइवर होते हैं या जो चौकीदार होते हैं, इस तरीके के तमाम लोग जो स्कूलों से जुड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में बेरोजगार भी हुए हैं। जी सर, जी सर। अब मैं कुछ कहूँ? जी रोहित जी। सर, जब किसी चीज का कोई प्रभाव पड़ता है तो समाज पे बराबर पड़ता है। हम चाहे कहीं भी हों, वो जो बीमारी हमें काटती है तो बराबर काटती है। वो ये नहीं देखती कि ये ड्राइवर है या मैं प्रधानाचार्य हूँ। बिल्कुल। मैं चाहता हूँ देश के संकल्प में, देश की स्थिति के लिए योगी सरकार को थोड़ा सा इतना कदम उठाना चाहिए कि जिस समय 1 साल बंद हो गया स्कूलों को, तो 20-30% 20 से 30% भाई प्राइवेट स्कूलों का स्कूलाइजेशन किया जाता है और 20 से 30% हम फीस सरकार की तरफ से मुहैया कराते हैं, ताकि जो स्टाफ है उसको प्रॉपर फीस मिल जाती। प्रॉपर नहीं तो जितनी हम चाहते उतनी मिल जाती और बच्चों का काम हो जाता था। सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया है इसमें। स्कूल्स हैं और अभिभावक हैं और बच्चे हैं, 3 चीजें बन गई है, त्रिकोण हो गया। जबकि मेन रोल जो केंद्र में बैठी है वो सरकार बैठी है। मैं सरकार से मेरी इसी ही एक आकांक्षा है कि इतना बड़ा प्रॉब्लम हुआ है तो वहाँ सब बच्चे भी हैं, प्राइवेट स्टाफ मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ, प्राइवेट स्कूल चलाता हूँ, सब 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए में टीचर पढ़ाते हैं 8-8 घंटा। वो वहां से चले गए, उन्हें आउट कर दिया गया। मैंने अपने स्कूल से भी आउट करे 2-3 टीचर, लेकिन वो कहाँ जाएंगे? मेन बात ये है, मुख्य मुद्दा ये है कि यहाँ जैसे केंद्र सरकार ने 20 निर्मला सीतारामन ने 20 लाख का एक पैकेज भेजा और 30 लाख का दूसरा पैकेज भेजा 17 लाख का। ऐसे ही कि अगर यूपी सरकार थोड़ा सा अगर समझती और बच्चों को पंजीकृत करके, कितने कुल बच्चे कितने पंजीकृत हैं उनमें सरकारी बच्चों को निकाल के, और जो प्राइवेटाइज है ना उसमें थोड़ा सा अगर 10-20% उनका लाभ दे देती, उन्हें कुछ दे देती तो कुछ निकल जाता सरकार का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऋचा जी, क्योंकि ये एक बड़ी, मैं लगाता हूँ 10,000 करोड़ रुपए का खर्चा भी नहीं आता। आप अंदाजा लगा के देख लीजिए, मेरे पास बच्चों की भी परसेंटेज है, मैं निकाल कर दिखा दूंगा। बिल्कुल ऋचा जी, क्योंकि जिस तरीके से जो रोहित जी कह रहे हैं उस बात से आप कितना सहमत होती हैं? क्योंकि एकदम से स्कूल बंद कर दिए जाते हैं, कल भी ये बात हमने उठाई थी कि एकदम से स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया जाता है, लेकिन कुछ भी मदद जो है वो ना शिक्षकों को मिल पाती है ना स्कूलों को मिल पाती है, और इसलिए जो स्कूल हैं वो कई बड़ी संख्या में स्कूल भी बंद हो रहे हैं। जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि बहुत सारे प्ले स्कूल्स तो बंद हो चुके हैं। लगभग हमारे यहाँ 90,000 प्ले स्कूल्स बंद हो चुके हैं पूरे देश में। शायद आंकड़ा इससे भी बड़ा हो, मैं 90,000 के बारे में जानती हूँ। तो 90,000 में अगर एक प्ले स्कूल में 10 लोग भी काम करते हैं तो आप गुणा करके देख लीजिए कि कितने लोगों को कितना नुकसान हुआ होगा। बिल्कुल। एक छोटे प्ले स्कूल में 6-8 लोग, 10 लोग, 12 लोग जुड़े होते हैं, तो उन सब के हिसाब से आप अगर काउंट करेंगे तो सोचिए कि कितने लोग होंगे। देखिए, बहुत सारी योजनाएं सरकार देती है, लेकिन जो शिक्षा देश की रीढ़ की हड्डी है उसके लिए देश के पास योजनाएं नहीं, देश के पास पैसा नहीं। 20 लाख करोड़ बहुत सारी योजनाओं में दिए गए,
क्या शिक्षा के लिए ऐसा बजट दिया गया? शिक्षा में जीडीपी का कुछ परसेंट हम और बढ़ा देंगे, इस तरीके की बातें आती हैं, लेकिन वो वास्तविक क्या उससे पेरेंट को फायदा होता है? क्या शिक्षक को फायदा होता है? क्या स्कूल को फायदा होता है? कुछ एनजीओज ऐसी बनी हुई हैं जो पैसे को गोलमोल करके ले जाती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल ऋचा जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन तमाम जो निजी स्कूलों से जुड़े हुए लोग हैं उन पर कहीं ना कहीं जो बेरोजगारी का डर है वो उन्हें सता रहा है, और इसी वजह से अब सरकारों के आदेशों को सरकारों से अब वापस लेने की मांग की जा रही है कि स्कूलों को फिर से खोला जाए, ना कि अब बंद किया जाए कोरोना की वजह से। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਵਾਏ 6984 ਕਲਾਸਰੂਮ, 292 ਸਾਇੰਸ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਅਤੇ 304 ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का दावा यह है कि आतंकी कम हो रहे हैं, लेकिन आतंकी घटनाएं अभी भी जारी हैं। श्रीनगर में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर एक आतंकी हमला हुआ है। यह हमला लावापोरा इलाके में हुआ है और इस आतंकी हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल उनका इलाज चल रहा है। यह हमला सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन पर किया गया है और पहले से घात लगाए बैठे आतंकियों ने श्रीनगर के लावापोरा इलाके में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर हमला किया है। इस हमले में 2 जवान घायल हुए हैं और वहीं 2 जवान शहीद भी हो गए हैं। जानकारी के अनुसार लश्कर ए तैयबा ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है और इस हमले के पीछे की बताया जा रहा है कि जिस तरह से लगातार आतंकियों का सफाया घाटी से किया जा रहा है, तो उसी से बौखला करके आतंकियों ने इस तरह की हरकतें अब बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि सुरक्षा बलों की तरफ से समय रहते ही अधिकतम ऐसी घटनाएं होने से पहले ही आतंकियों पर कार्रवाई कर दी जा रही है, लेकिन इस बार आतंकी इस हमले को अंजाम देने में सफल रहे, जिसमें 2 जवान शहीद हो गए। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर के? जिस तरीके से बताया जा रहा था कि 3 से 4 आतंकी हैं, क्या वो कोई पकड़ा गया उनमें से? जी देखिए हतेंद्र, अभी तक आतंकियों की तलाश जो है वो जारी है और जिस तरह से फिर एक बार आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है, जो साउथ कश्मीर के लावापुरा में आरोपी पार्टी थी सीआरपीएफ की, उसके ऊपर हमला किया है। फायरिंग करके वो वहां से रफू चक्कर हो गए हैं। हालांकि समय रहते इलाके को पूरी तरह से कॉर्डन कर लिया गया था, लेकिन आतंकी भागने में कामयाब रहे हैं। हालांकि इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान जो है वो शहीद हुए हैं, 2 जख्मी हुए हैं, जिनका इलाज जो है वो चल रहा है। जो सीआरपीएफ के आला अधिकारी भी हैं वो भी यही बता रहे हैं कि लगातार आतंकी जो है बौखलाए हुए हैं, क्योंकि आतंकियों के ऊपर शिकंजा जो है घाटी के अंदर कसा हुआ है, जिसके चलते आतंकी जो है अब ऐसी बौखलाहट में ऐसी वारदातें कर रहे हैं। और आज भी इस घटना को अंजाम देने के बाद आतंकी जो है फरार हो गए हैं और उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। हतेंद्र जी रविंद्र, क्योंकि जिस तरीके से ये आतंकी हमला हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई हो कि आतंकी जिस तरीके से लश्कर ए तैयबा ने इस पूरे मामले का जिम्मेदारी जो है वो इसकी ली है, तो ऐसे में क्या कुछ जानकारी कि कब से ये यहाँ पर आतंकी इस तरीके से साजिश रच रहे थे? जी देखिए, साउथ कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर आए दिन आतंकी घटनाएं जो हैं होती रहती हैं और कभी जो है एनकाउंटर होता है, तो वो भी साउथ कश्मीर में जितने भी बड़े आतंकी जो हैं उनका गढ़ अगर कहा जाए तो साउथ कश्मीर है। और आए दिन आतंकी घटनाएं जो हैं वो यहाँ पर होती हैं और इस हमले की जिम्मेदारी जो है वो भी लश्कर ने ली है। और जो कश्मीर जोन के आईजी हैं उनका कहना है कि इस हमले को अंजाम देने जो दिया है उसमें लश्कर तैयबा का हाथ जो है वो साफ नजर आ रहा है, क्योंकि इस प्रकार के हमले जो हैं लश्कर तैयबा ही करता है। और अब उन आतंकियों की तलाश जो है
वो की जा रही है और जल्द ही उनको पकड़ा जाएगा और उनके अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। जी रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये आतंकी हमला हुआ जिसमें 2 जवान शहीद हो गए और 2 घायल बताए जा रहे हैं जिनका अस्पताल में उपचार चल रहा है। वहीं एंटीलिया के बाहर विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो मिलने के मामले में स्पेशल कोर्ट ने सचिन वाजे की रिमांड बढ़ा दी है। कोर्ट ने वाजे की हिरासत 3 अप्रैल तक बढ़ा दी है और सचिन वाजे ने अदालत में बड़ा खुलासा करते हुए यह कहा है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। वाजे ने यह कहा है कि इससे उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं इस मामले में जांच अधिकारी था और इन सब घटनाओं के पीछे कोई दूसरा बैकग्राउंड है। 13 मार्च को जब मैं NIA ऑफिस गया तो मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि लोग ये कह रहे हैं कि मैंने जुर्म कबूल लिया है, लेकिन ये बात सही नहीं है। मैंने कोई क्राइम नहीं किया है और मैं 1.5 दिन सिर्फ इस केस पर था और क्राइम ब्रांच ATS सभी जांच कर रहे थे। वहीं सचिन वाजे के रिमांड को बढ़ाने की मांग करते हुए NIA ने कोर्ट में ये कहा कि वाजे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और मनसुख हिरेन मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों को एक साथ बैठा करके पूछताछ करनी है। गाड़ी से लिए गए फोरेंसिक सैंपल से सचिन वाजे का ब्लड सैंपल मैच करवाना है और NIA के वकील ने यह भी कहा है कि इस क्राइम ने पूरे देश को हिला दिया है क्योंकि इसमें एक पुलिस वाला शामिल है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ पूरी जानकारी, क्योंकि NIA कोर्ट की तरफ से उनकी रिमांड जो है सचिन वाजे की वो बढ़ा दी गई है और वहीं सचिन वाजे की तरफ से ये कहा गया है कि मैंने कोई जुर्म कबूल नहीं किया बल्कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। देखिए हितन, जिस तरह से इस पूरे मामले की जांच एक तरफ ATS कर रही थी, वहीं दूसरी तरफ NIA कर रही थी, लेकिन जैसे ही ATS की पूरी जो है जांच पूरी हुई, NIA ने उसको पूरी तरह से हैंडओवर ले लिया। जिस तरह से आज कोर्ट में ये फैसला किया गया कि पूरी जांच जो अब NIA करेगी, वहीं NIA की हिरासत में सचिन वाजे को दे दिया गया है। सचिन वाजे को हिरासत में लेने के बाद NIA ने गैर इरादतन पूरे मामले को संज्ञान देने के मामले में एक FIR दर्ज करते हुए NIA लगातार अब सचिन वाजे की जांच कर रही है, जिसमें यह जानकारी मिल रही है कि अभी इस वक्त मुंबई NIA की टीम लगातार सचिन वाजे को उस स्पॉट पर लेकर पहुंची है जहां पर मनसुख की हत्या हुई थी। हालांकि यह भी बताया जा रहा है कि मनसुख की हत्या के मामले को लेकर NIA जो है सीन क्रिएट करेगी और पूरी जानकारी लेगी सचिन वाजे से कि किस तरह से पूरे मामले को अंजाम दिया गया था। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तो लगातार इस मामले में जिस तरीके से नए खुलासे हो रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सचिन वाजे की कहीं ना कहीं मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही हैं और इसके साथ साथ गृह मंत्री अनिल देशमुख की भी। जी चलिए सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से एंटीलिया केस में बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब ये खुलासा हुआ है कि कोर्ट में सचिन वाजे ने यह कहा कि मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस बीच भारतीय स्टेट बैंक की एक रिसर्च रिपोर्ट में यह कहा गया है कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर 100 दिनों तक चल सकती है और 15 फरवरी से शुरू हुई ये लहर मई तक चल सकती है। इस लहर के चलते देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या 25 लाख पहुंचने की उम्मीद है। पहली लहर के मुकाबले कोरोना की दूसरी लहर में केस तेजी से बढ़ेंगे और रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में फरवरी से कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर देखी जा रही है। कोरोना के नए मामले और रोजाना टेस्ट फिर से बढ़ रहे हैं। SBI के आर्थिक अनुसंधान विभाग की तरफ से तैयार इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आने वाले अप्रैल मई के महीने में कोरोना की दूसरी लहर चरम पर होगी और SBI की रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 23 मार्च के ट्रेंड को आधार मानकर के बात अगर की जाए तो देश में कोरोना की दूसरी लहर से करीब 25 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि लोकल लेवल पर संक्रमण और मृत्यु दर में वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए लॉकडाउन का कोई खास असर नहीं दिखा। महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्य इसके उदाहरण रहे हैं। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कई राज्यों की तरफ से संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन जो लगाया गया है और जो प्रतिबंध बढ़ाए गए हैं उसका असर अगले महीने से दिखना शुरू हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक आजीविका चलाने के लिए और बीमारी के संदर्भ में प्रतिबंध और लॉकडाउन के कारण होने वाले नुकसान बहुत गंभीर हैं। बड़े स्तर पर कोरोना टीकाकरण ही बचाव का एकमात्र उपाय है।
सत्यप्रकाश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं अधिक जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है कि जिस तरीके से लगातार ये कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और खासतौर पर महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मामले जो हैं वो एक बार फिर से सामने आ रहे हैं, दूसरी लहर चल चुकी है और अब ऐसे में एक रिपोर्ट ये आई है कि अब तेजी से दूसरी लहर में जो है वो तेजी से मामले बढ़ेंगे। लगातार कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ रही है, महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही है। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार आए दिन हेल्थ विभाग के साथ लगातार मीटिंग्स कर रही है और नए नए गाइडलाइन जारी कर रही है। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले कह दिया है कि कोई भी अगर बाहर से आता है उसको एंटीजन टेस्ट कराना बेहद जरूरी होगा। मॉल दफ्तर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी एंटीजन टेस्ट करना बेहद जरूरी होगा। इसलिए अब मॉल के बाहर और रेलवे स्टेशनों के बाहर लगातार डॉक्टरों का जो पैनल बैठा रहता है, जहाँ पर लोगों का एंटीजन टेस्ट करवाया जाता है, ऑक्सीमेट से उनके ऑक्सीजन टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद से उनको बाहर जाने दिया जाता है। वही महाराष्ट्र सरकार ने नई गाइडलाइन के साथ जिस तरह से लोग गैदरिंग करते हैं वहाँ पे भी जो है जो कार्रवाई की राशि है उसको भी बढ़ा दे दिया और लगातार निगरानी रखी जा रही है कि किस तरह से लोग कोरोना संक्रमण को। बिल्कुल सत्यप्रकाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार एक बार फिर से कोरोना का कहर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और रिपोर्ट्स में जो दावा किया गया है वो और भी चिंताजनक है। बड़ी खबरों में बस इतना ही, आप बने रहिए एएनबी न्यूज़ के साथ।